नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक नया जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आयोग। अब मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम में पीएससी में ये जो आयोग वाला जो आपका अध्याय जुड़ा हुआ है अपन उस पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को सारे के सारे आयोग, जिसको हम संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्थाएं के नाम से भी जानते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे कि आज हम जो नया टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ तो इसमें हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आयोग होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अपन देखेंगे। संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था जिसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये जितने भी सारे एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों के सामने जितने भी आयोग लिख रखे हैं, ये सारी के सारे आयोग हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, या फिर लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, नियंत्रण एवं महालेखाकार की बात करते हैं, या अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं। अब ये चाहे आपके भारत के अंतर्गत हो, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, है ना। सांविधिक आयोग की भी अपन चर्चा करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके अपन सारी चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं आज कि एक्चुअली में देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आयोग क्या होते हैं, आयोग एक्चुअली में होता क्या है ना। आयोग एक्चुअली में क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आज हमको पढ़ना है निर्वाचन आयोग, हमको निर्वाचन आयोग पढ़ना है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज लोग। तो आप मेरे साथ आज बने रहिएगा और संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आयोग हैं आपको सारे के सारे आयोग जो है कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं आप लोगों को दावे के साथ, गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आयोग और संवैधानिक संस्था चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर, अगर यहां से देखो क्वेश्चन तो 100% आना है और कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है तो मैं 100% दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे, सारे के सारे डेफिनेट आप उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप बना लोगे, है ना। तो गलत होने की तो कोई गुंजाइश होना ही नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप अपन चीजों को सीखेंगे, है ना। अब देखो एक बात और महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को निर्वाचन आयोग पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ निर्वाचन आयोग की ही चर्चा करूंगा। निर्वाचन से संबंधित सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत, है ना। निर्वाचन से संबंधित किस तरीके की जो है चीजें अपन डिस्कस करेंगे कि भाई निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो मत का प्रयोग करते हैं उसमें जो स्याही का यूज किया जाता है वो किससे बनी होती है, ये भी आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें जो संविधान के अंतर्गत वोट डालने, मत अधिकार करने की जो आयु पहले 21 वर्ष थी, फिर उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे। हम ऑल ओवर एक व्यू पर बात करेंगे, निर्वाचन आयोग पर तो बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग के साथ साथ निर्वाचन से संबंधित बहुत सारी चीजों को हम जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होती हैं, है। तो आइए अपन बात करते हैं कि एक्चुअली में आयोग होता क्या है ना। देखो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा गठित किया गया एक संगठन क्या होता है, आयोग कहलाता है ना। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जो संगठन आपका बनाया जाता है वह क्या कहलाता है, आपका आयोग कहलाता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा जो संगठन बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे आयोग कहते हैं। अब आयोग की अगर अपन बात करें, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक स्थायी आयोग होता है और एक अस्थायी आयोग होता है। अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्थायी आयोग का होता है, देखो स्थायी आयोग की अगर अपन बात करें और एक अस्थायी आयोग, जो दो प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो स्थायी आयोग की अपन चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे हमारा जो निर्वाचन आयोग है वह एक स्थायी आयोग है जिसकी चर्चा संविधान के अंतर्गत की गई है। भाग 15 में 324 से लगाकर 329 तक निर्वाचन आयोग की जो है बात करी गई है, उसमें उल्लेखित उसको वर्णित किया गया है। लेकिन अस्थायी की अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं अस्थायी जो आयोग होते हैं वैसे किसी सीमित समय के लिए बनाया जा सकते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी बनाए जा सकते हैं। वही अगर अपन बात करें जैसे कि सरकारी आयोग की बात करें,
या फिर अपन वेतन आयोग की बात करें तो ये इस तरीके के आयोग हैं जिनका उल्लेख आपको संविधान के अंतर्गत शायद नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे आयोग जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक स्थायी आयोग होते हैं और एक अस्थायी आयोग होते हैं। तो यहां पर अपन ने दो चीजें मेन देख ली हैं कि भाई स्थायी आयोग भी होता है, एक अस्थायी आयोग भी होता है, और ये भी देख लिया है कि भाई एक आयोग हमारा एक्चुअली में होता क्या है। अपन बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सभी तरीके को अपन चीज़ों को सीखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं और ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। तो अब हमें देखो क्या क्या पढ़ना है। अब देखो एक आता है आपका संवैधानिक आयोग, एक आता है आपके संविधिक आयोग। अब देखो ये राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या क्या पढ़ना है और राज्य के स्तर पर क्या क्या पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर अगर अपन बात करें, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जो है संवैधानिक संस्थाओं में जो है निर्वाचन आयोग की हम बात करेंगे। उसके बाद लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, नियंत्रण महालेखाकार की बात करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे। सारे के सारे आयोग पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। और याद रखना एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों को लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। देखो राजकीय स्तर पर अपन बात करें, मध्य प्रदेश में आपका राजकीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। वहीं अगर अपन बात करें, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करेंगे, महिला आयोग की बात करेंगे, जो है आपका राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार की बात करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे हम। यहां पर अगर अपन बात करें राज्य मानव अधिकार की बात करेंगे, महिला अधिकार की बात करें, महिला आयोग की बात करेंगे अपन, राज्य बाल संरक्षण आयोग की बात करेंगे, सूचना की आयोग की बात करेंगे, राज्य सूचना आयोग हो, चाहे खाद्य आयोग हो, चाहे श्रमिक आयोग हो, सबकी अपन एक एक करके बहुत ही विस्तारित तरीके से चर्चा करने वाले। तो आप हेडिंग डाल लीजिए जो है आपका निर्वाचन आयोग। अपन स्टार्ट करने वाले हैं अब निर्वाचन आयोग। देखो निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन निर्वाचन आयोग की बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है अपन वो देख लेते हैं। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका यही है कि बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखा देता हूँ। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चलता है कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आप लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं पहले ही कि हम ये चीज़ें कवर करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही रहती हैं ना। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई ये चीजें हम कवर करेंगे, तो आपको पता चल जाता है कि ऑल ओवर सारा ही कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाता है ना। तो अगर अपन बात करेंगे, अपन सामान्य इसके सामान्य परिचय की अपन बात करेंगे, सामान्य परिचय की अपन इसकी बात करेंगे। उसके बाद अपन ये बात करेंगे कि जो है आपका निर्वाचन आयोग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करते हैं तो फिर अपन निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, सामान्य परिचय की बात करेंगे, भैया अगर अपन बात करें नियुक्ति की बात करेंगे फिर इसमें, है ना। और निर्वाचन आयोग की जो है आपकी जो है विकास की बात करेंगे अपन, विकास एवं संरचना की बात करेंगे, है ना, संरचना की बात करेंगे। फिर अपन जो है इसके अंतर्गत जो है इसके कार्यकाल की बात करेंगे, है ना। कार्यकाल के बाद अपन वेतन एवं भत्तों की बात करेंगे, वेतन भत्तों के बाद अपन क्या बात करेंगे, इसके जो है देखो कार्यकाल हो गया, वेतन भत्ते होगा, फिर अपन इसके कार्यों की बात करेंगे, है ना, इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो अपन बात करेंगे। कार्य के बाद अगर मैं बताऊं आप लोगों को, हम और क्या डिस्कस करेंगे इसमें, हम ये बात करेंगे कि जो इसके जो अंतर्गत अब ये जो त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र किसको दिया जाता है, इसकी अगर अपन चर्चा करेंगे। कार्यकाल की अपन बात करेंगे, वेतन भत्ते की बात करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ों की अपन यहाँ पर बात करेंगे, है ना। क्या बात करेंगे यहाँ पर, ये सब एक एक चीज़ों को अपन बहुत आराम से और आसानी से सीखेंगे। तो आप हेडिंग के अंतर्गत अपन सबसे पहले इसके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। अब देखो निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करें तो निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया। अब आपके जो है जहन में सवाल तो यही उठता है कि निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया। देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और ये जो है आपका ये जो निकाय है, ये एक स्थायी और जो है आपका स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जो क्या करता है, देश के अंतर्गत जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है ना। तो यहाँ पर निर्वाचन का मैंने मतलब आप लोगों को क्या समझाया कि भाई देश में आप लोगों को जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का जो कार्य करता है वो क्या करता है, आपका निर्वाचन आयोग करता है ना। अब अपन बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। देखो सामान्य परिचय की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था, है ना। 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ये याद रखने क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब मैं बात करता हूं
यहाँ पर हम जो है बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों की। हम ये बात करते हैं कि 25 जनवरी को आपको 25 जनवरी जो है 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो मैंने क्या कहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके इसमें पढ़ाऊंगा कि भाई इसके अंतर्गत जहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को बन जाने चाहिए, है ना। तो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत हमने क्या देखा है, एक तो इसका जो गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है निर्वाचन दिवस कब आप लोगों को जो है कब मनाया जाता है निर्वाचन दिवस। अब अगर अपन बात करें जो है मतदान करने की जो आयु है वर्तमान की, अगर अपन बात करें 18 वर्ष है, 18 वर्ष में। लेकिन पहले अगर अपन बात करें पहले निर्वाचन की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। अब इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो संशोधन किया गया था वह 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान करने की जो आयु थी वो है आपकी घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है कि भाई कौन से संविधान संशोधन के तहत आप लोगों की जो है मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 1989 के अंतर्गत ये कर दी गई थी। आगे अपन चर्चा करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंतर्गत जो है हम वोट डालते हैं, जो हम वोट डालते हैं तो जो स्याही का यूज किया जाता है, जो आपकी उंगली पर स्याही लगा दी जाती है, वह स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनती है। क्या बनती है? सिल्वर नाइट्रेट की। वो जो है वोट डालते समय जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट का जो है वह सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। क्या आप लोगों को यह पता है कि जो हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, हमारे जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? आपके सुकुमार सेन थे। वहीं अगर अपन बात करें महिला की, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त जो थी आपकी वो वी.एस. रमा देवी थी। वी.एस. रमा देवी कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में सुशील चंद्रा जो है आपके चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा आयुक्त हैं। वही अगर अपन बात करें अन्य चुनाव आयुक्त की, जैसे अगर हम बात करते हैं एक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, वहीं अगर अपन बात करें अन्य चुनाव आयुक्त की तो एक हो जाते हैं आपके राजीव कुमार, एक होते हैं आपके अनुपम चंद्र। ये दोनों ही आपके क्या हैं? वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर अपन बात करें सुशील चंद्रा हैं जो कि 24वें नंबर के क्या हैं? आपके चुनाव आयुक्त हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी अगर अपन बात करते हैं अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अभी यूपी की अगर अपन बात करें, यूपी में बहुत गहमा गर्मी चल रही है। अगर अपन बात करें, देखो आने वाले समय की अगर अपन बात करें तो फरवरी में ही अभी चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने वाले हैं। और ये चुनाव के चलते आप लोगों से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? 24वें नंबर के सुशील चंद्रा के नाम से आप लोगों को याद रखना है। 24वें नंबर के सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब अपन बात करते हैं कि चुनाव जो है निर्वाचन आयोग को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, फिर उसकी नियुक्ति पे चर्चा करते हैं, फिर उसके जो है चुनाव निर्वाचन आयोग के जो है संरचना एवं विकास पर बात करेंगे, है ना। एक एक करके चीजों को हम समझेंगे, है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये चीजें आप लोग एक काम कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया, है ना। निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया? तो निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूं तो यह सबसे पहले ये जान लो कि भाई एक ये स्थायी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है।
याद रखना, संवैधानिक एक स्थायी निकाय है, एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य क्या है, भारत के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति की अगर अपन चर्चा करें, देखो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों को एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इसकी नियुक्ति की बात करें तो जो इसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है संसद द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से, है ना। किसके माध्यम से करता है, संसद द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है एवं कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या समय समय पर बदली जा सकती है। क्या की जा सकती है, समय समय पर बदली जा सकती है। ये आपका 324(2) के अंतर्गत कहा गया है। 324(2) के अंतर्गत ये कहता है कि भाई आपका जो है निर्वाचन की जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति जो होगी वह राष्ट्रपति करेगा, संसद द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से करेगा। एक इसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और कुछ अन्य जो है चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या समय समय पर जो है बदली जा सकती है। ये हमारा 324(2) कहता है। आगे अपन बात करते हैं, यहां पर अगर अपन बात करें जो है अपन बात करते हैं इसकी निर्वाचन के संरचना एवं विकास पर। देखो निर्वाचन की संरचना एवं विकास पे अपन बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है, निर्वाचन एवं संरचना पर विकास करने से हमें ये पता चलता है कि 1950 से लेकर 1989 तक 1989 तक जो है यह एक सदस्यीय था, मतलब इसमें एक सदस्य होता था। लेकिन 1989 से लगाकर 90 तक इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई, ये फिर 3 सदस्यीय होने लग गया। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 90 से लेकर 93 तक इसे फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया, मतलब कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन वर्तमान में 1993 से लगाकर वर्तमान तक अभी सदस्यों की संख्या 3 है, मतलब टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे, सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 सदस्यीय ही रहेगा। तो ये हमने क्या देखा, जो है आपका निर्वाचन आयोग की संरचना देखी है और विकास देखा है। जब 1950 को यह बनाया गया था, 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्यीय ही था। 1989 से 90 तक ये 3 सदस्यीय रहा है। फिर हम बात करें 90 से 93 तक फिर ये एक सदस्यीय रहा है। फिर 90 से फिर अपन 93 से बात करते हैं, 93 से ये क्या रहा है, अभी तक वर्तमान की स्थिति की बात करें तो ये 3 सदस्यीय ही रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भाई एक सदस्यीय कब था, 3 सदस्यीय कब था और वर्तमान के अंतर्गत कितने सदस्य हैं, ये आपसे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं इसके अंतर्गत कि जो है इसका कार्यकाल, कार्यकाल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और होती है उसकी 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65
जो भी पहले हो जाए, है ना। यह इसका जो कार्यकाल 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, लेकिन 6 वर्ष की अवधि के पहले अगर वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो वह सेवानिवृत्त माने ही जाएंगे। तो इसका कार्यकाल कितना है आपका, 6 वर्ष अधिकतम है, और जो 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, जो भी पहले हो जाता है वह उसके लिए यह मान्य रहेगा। वहीं अगर अपन अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, हम अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का रहता है और 62 वर्ष, है ना, जो भी पहले निर्धारित हो जाए। आई बात आप लोगों को समझ में, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अधिकतम आयु की इनकी अगर अपन बात करें तो 62 वर्ष ही होती है। जो भी पहले अगर हो जाता है तो यह सेवानिवृत्त माने जाते हैं। अपन ने क्या देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि निर्वाचन की संरचना और विकास की बात कर ली है, वहीं अपन ने इनके कार्यकाल की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इनके वेतन एवं भत्ते की, है ना। तो वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं क्या क्या वेतन भत्ते हैं इसमें। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते की बात करें तो इनकी वेतन इतनी होती है जितनी की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, है ना। इनकी जो वेतन एवं भत्ते डिसाइड किए गए हैं वह ये डिसाइड किए गए हैं कि इनके जो वेतन और भत्ते उतने ही रहेंगे जितने की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रहेंगे। इनकी सैलरी की अगर अपन वेतन की बात करें, इनके वेतन भत्ते संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं, संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं, जो कि भारतीय संविधान के 266 अनुच्छेद में उल्लेखित है। संचित निधि कौन सी है आपकी, 266 के अंतर्गत दी गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई वेतन और भत्ते निर्वाचन आयोग के जो दिए जाएंगे वह संचित निधि के माध्यम से दिए जाएंगे और उतने दिए जाएंगे जितने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जो है निर्धारित किए गए हैं। अगर अपन बात करें 2,50,000 मतलब कि 2.5 लाख, है ना, 2,50,000 इनकी वेतन जो है निर्धारित की गई है, वेतन निर्धारित की गई है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये याद रखना आप लोग। देखो मैंने आप लोगों से क्या क्या चीजें अगर बात की है, वेतन भत्ते की बात की है तो इतनी ही निर्धारित की गई है जितनी की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निर्धारित की जाती है। 2.5 लाख इनकी जो है वेतन निर्धारित की गई है। वेतन कहां से दी जाती है, भारत की संचित निधि से। संचित निधि कौन से आर्टिकल में, 266 में है। इनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारण करता है, राष्ट्रपति के द्वारा वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अब देखो अपन ने वेतन भत्ते देख ली है, कार्यकाल देख लिया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इनके जो है निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या क्या होता है, निर्वाचन आयुक्त तो क्या क्या कार्य होता है हम वो देख लेते हैं। निर्वाचन जो आयोग है हमारा, निर्वाचन आयोग के हम कार्य की बात करेंगे, है ना। निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करते हैं अपन। निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करें तो सबसे पहला इसका ये कार्य होता है कि भाई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय एवं राजकीय दर्जा प्रदान करना। मतदाता सूची का जो है मतदाता सूची को निर्धारण करना, है ना। देखो स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय एवं राजकीय दर्जा प्रदान करना, मतदाता सूची का निर्धारण करना, है ना। और भी इसके अन्य कई कार्य हैं जो हम डिस्कस करते हैं। देखो आगे बात करते हैं अपन। देखो और क्या कार्य होते हैं। देखो एक तो इसका निर्वाचन का संचालन करना, निर्वाचन का संचालन करना, चुनाव रद्द करना, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चुनाव का रद्द करना एवं पुनः चुनाव कराने की अनुमति, पुनः चुनाव करवाना। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं उसकी हमने चर्चा की है। अब अपन बात करते हैं जो है यह अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देता है। क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन आएंगे
वेतन कहाँ से दिया जाता है, वेतन कितना होता है, सदस्य कितने थे, क्या क्या काम होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। ये सब की सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंतर्गत निर्वाचन जो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं वे किस तरीके से अपना त्यागपत्र दे सकते। त्यागपत्र की अपन बात करते हैं तो जो त्यागपत्र देंगे वो किसको देंगे, देखो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, जो इसका अध्यक्ष होता है, मुख्य जो सदस्य होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो यह अगर अपन बात करें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से जो है दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जो है निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। क्या कर सकता है, निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। किस किस माध्यम से हटा सकता है भाई, जो है अक्षमता मतलब कि कार्य करने में अक्षम हो, योग्य ना हो, एवं संवैधानिक कदाचार के आधार पर, अक्षमता एवं संवैधानिक कदाचार के आधार पर क्या कर सकता है, हटा सकता है, संवैधानिक कदाचार के आधार पर हटा सकता है। वहीं अगर अपन बात करें अन्य सदस्यों की तो अन्य सदस्यों को हटा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटा सकता है। तो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति चाहे तो दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जो है उसे हटा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, जो है अक्षमता के आधार पर या संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। अन्य सदस्यों की बात करें तो राष्ट्रपति हटा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर उसे हटा सकता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपके जो है एग्जाम के पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपन कुछ जानकारी देख लेते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। आइए अब बात कर लें तो अपन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 324 से लगाकर 329 तक आप लोगों की क्या है, आप लोगों के निर्वाचन संबंधी आयोग से सारे के सारे प्रावधान दिए गए हैं। अब देखो 324 में क्या गया है कि भाई चुनाव संबंधी कार्यों जैसे, अब चुनाव संबंधी क्या गया भाई, जो कार्य हैं भाई उनका दायित्व, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। 325 की अगर मैं बात करें, इसमें यह कहा गया है 325 में कि किसी भी व्यक्ति को है ना, देखो धर्म, मूलवंश एवं जाति के आधार पर, धर्म, मूलवंश एवं जाति एवं लिंग के आधार पर देखो निर्वाचक नियमावली में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता, अपात्र नहीं किया जा सकता, केवल इसीलिए कि भाई किसी धर्म का है, जाति का है, लिंग का है, तो उस आधार पर नियामक निर्वाचन आयोग की जो आपकी नियमावली है उसमें शामिल करने से उसे अपात्र नहीं किया जा सकता। अब अपन आगे बात करते हैं 326 में। 326 में वयस्क मत अधिकार संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। वयस्क मत अधिकार संबंधी प्रावधान ये होता है कि भाई जो है आपका निर्वाचन होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब कि वयस्क व्यक्ति क्या करेंगे, वोट डालेंगे, मतलब 18 साल के जो हो गए वो सारे के सारे वोट डालेंगे। तो वयस्क मताधिकार के संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। आगे अपन बात करते हैं 327 में क्या कहा गया है कि विधानमंडल, संसद प्लस विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में इसमें उपबंध दिए गए हैं। उपबंध मतलब कि नियम, कानून, वर्णन इनके अंतर्गत किया गया है। अपन बात करते हैं 328 में यह कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडलों के नियम के लिए निर्वाचकों के संबंध में जो है उपबंध किसके अंतर्गत दिए गए हैं, ये आप लोगों के दिए गए हैं 328 में। किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचकों के संबंध में जो उपबंध दिए गए हैं वो आपके 328 में दिए गए हैं। और 329 में ये कहा गया है कि राज्य संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उस पर रोक लगाई गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया है कि न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में
हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये 329 के अंतर्गत कहा गया है। मेरे दोस्तों जो है एक मैंने यहाँ पर पूरा ऑल ओवर व्यू आप लोगों को समझाया बहुत डिटेल में कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पूछी हैं, अन्य चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई है। निर्वाचन आयोग तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है, सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं। चुनाव में जो है आयु किस तरीके से घटा दी गई थी, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, फिर मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे, तो आप सभी लोगों को पता है कि 1951-52 में प्रथम बार आम चुनाव हुए थे। फिर हमने ये भी देख लिया इसके अंतर्गत कि भाई प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, पहली महिला कौन थी। फिर हमने ये भी देख लिया है कि भाई वर्तमान में कौन है, तो सुशील चंद्रा है। अन्य जो है सदस्य भी देख लिए। तो ऑल ओवर करके मैंने हम देखो कई सारी आप लोगों को चीज़ें समझा दी हैं। हर एक क्वेश्चन जो आएगा वो बना लोगे, चाहे वेतन भत्तों से हो, चाहे कार्यकाल से हो, या त्याग पत्र देने से हो, या कार्यों से हो, या विकास संरचना से हो। बिल्कुल सटीक तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। तो फिर अपन इसके अगले वाले आयोग पर बात करेंगे अपन, तो है ना। इसलिए संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपन फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।